वेलकम टू डे 30। आज आपका 30th डे है और आज आपका आखिरी दिन भी है। आखिरी दिन का ये मतलब नहीं कि हमारा आपका रिश्ता खत्म होने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि जहां तक हम पहुंचे और कहां तक हमें पहुंचना है। आपके कई सारे सवाल जवाब जो आते रहे हैं और आपकी चिंताएं भी थोड़ी बहुत जो आती रही हैं, खास तौर पे ये जान के कि भाई आज तो 30th डे है। और एक सवाल जो अधिकतर पेरेंट्स के दिमाग में है कि हमारे बच्चों के काफी सारे सिम्टम तो ठीक हो गए, एट द सेम टाइम काफी सारे सिम्टम ठीक होने बाकी हैं, तो ऐसे में तो आगे क्या करना है। इन सारे पहलुओं पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे होगा और कितने दिन तक करना है। बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में है, जो आपने पिछले 1 महीने से लगातार हमसे पूछा भी, हमने जवाब भी दिया, तो उसका एक फाइनल आंसर, एक कंक्लूसिव तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि जिस तरह एक चिड़िया या उसके बच्चे जो घोंसले पे रहते हैं और 15-20 दिन बाद या हद से 30 दिन बाद वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, फिर आसमान में उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उड़ना सीखने के बाद फिर वो आसमान में जाते हैं, पहले वो आसमान में जाते हैं तो उड़ना सीखते हैं। ठीक इसी तरह से एक तरह से आप मान सकते हैं ये घोंसला था और यहाँ पे आपने एक लर्निंग की और अब समय आ गया कि आप बिल्कुल फ्रीडम से यू बी योर ओन डॉक्टर फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन फैमिली। एंड अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, आपके बैच में भी और आपसे पहले बैच में भी, उससे पहले बैच में भी हजारों पेरेंट्स, बच्चे हमारे साथ जुड़ते आए हैं पिछले 1 साल से, जब से हमने कैन प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। और उन सबका जो सबसे इंटरेस्टिंग फीडबैक है कि जो भी हमने कैन प्रोटोकॉल बच्चों पे कराया वो हमने भी किया, और हमने जब किया तो हमारी डायबिटीज ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गई, दवाइयां छूट गई, इंसुलिन छूट गया, जो पेरेंट्स मोटे थे वो अब ठीक हो गए हैं, जिनके जोड़ों में दर्द था वो ठीक हो गया है। तो ये सारे फीडबैक्स हमें मिले। दीज आर कॉल्ड साइड बेनिफिट्स। जिस तरह से आपने देखा कि जब आप अपने बच्चों को किसी लोकल डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एलोपैथी की ट्रीटमेंट कराते हैं या कराते थे, तो तब साइड बेनिफिट की जगह साइड इफेक्ट होता था। जितनी बार वो एंटीबायोटिक्स लेते थे, जितनी बार आप वैक्सीन लगाते थे या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी में जाते थे, तो उससे साइड इफेक्ट ये होता था कि फैमिली का जो पैसा है, पैसे का एक पार्ट, अच्छा खासा पार्ट उस बच्चे पे ही खर्च हो गया। और दूसरा साइड इफेक्ट ये कि एक फैमिली का मेंबर जो उसी के साथ ही एंगेज हो गया, वो अपना काम छोड़ना पड़ता है। वन पेरेंट हैज टू बी 24 आवर्स टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। उनको थेरेपी सेंटर ले जाना, लेके आना, डॉक्टर्स की काउंसलिंग पे ले जाना, टाइम टाइम पे दवाइयां देना, तो वो भी सारा आपका लगभग खत्म हो गया या खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी तक कन्वेंशनली जो भी आपको बताया गया वो जब करते थे तो आपके पैसे भी नुकसान होता था और एक फ्रस्ट्रेशन आती थी क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा, उल्टा बच्चे में और नए नए साइड इफेक्ट आते जा रहे थे। तो उसके ठीक विपरीत साइड बेनिफिट्स एज ए पेरेंट, आप में से कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि जिन लोगों ने खासतौर पे कैन प्रोटोकॉल खुद के लिए फॉलो किया, उनकी बीमारियां भी जाने लगी या चली गई पूरी तरह से, और साथ में बच्चों को भी काफी सारे लाभ मिल गया, दवाइयां भी छूट गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह भी छूट गया। इनफैक्ट आप में से कुछ बच्चे इसी ग्रुप के जो कि नॉर्मल स्कूल में जाने लगे और बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए। एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चे जिनको पूरी तरह ठीक होना बाकी है। तो ये जो जर्नी है, जर्नी को समझने के लिए ये जो किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, इंग्लिश हिंदी में है और भी भाषाओं में भी आने वाली है। इस किताब, जो किताब आपके पास ऑलरेडी है, इस किताब के मॉड्यूल नंबर 4 पे आपको जाने की जरूरत है। मॉड्यूल नंबर 4 पे पहले जो हमारे पहला ऑब्जर्वेशन स्टडी जिसमें 1001 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उस ऑब्जर्वेशन स्टडी को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे सवाल जो इस वक्त आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनके जवाब को मिलते चले जाएंगे। तो पहले तो उस ऑब्जर्वेशन स्टडी को एक बार देख लेते हैं। आई एम श्योर कि आपने इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को बुक में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार एक नए नजर से देखने की आवश्यकता जरूर है। तो चलते हैं ये ऑब्जर्वेशन स्टडी पे। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने किया था 1001 बच्चों पे, उनके पेरेंट्स के माध्यम से, और ये जिन्होंने ऑन एवरेज 26 दिन कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। और ये 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे को, हमने कैन प्रोटोकॉल का लॉन्च किया था 2025 15 अगस्त। 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक ही ये ऑब्जर्वेशन स्टडी चला, फेजेस में चला, इसलिए इतना लंबा चला, राइट। कई फेज में, 3-4 फेज में चला और 3 स्टेप में चला। और उसमें जिन पार्टिसिपेंट ने भाग लिया
उसमें आप देख रहे हैं अलग अलग देशों के पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। इस वाले ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात कर रहा हूँ। 1001 बच्चों में से ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, ओमान, स्पेन, थाईलैंड, टर्की, लगभग 20 देशों से पार्टिसिपेंट्स थे। 20 देशों के ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे और उनके पेरेंट्स जुड़े थे इस वाले ऑब्जर्वेशन स्टडी में। लेकिन इसमें 90% तो भारतीय थे। भारत में जिन्होंने ज्वाइन किया अलग अलग स्टेट से, उनकी पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। ये पूरी किताब में तो है ही है, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। 889 बच्चे तो भारत के थे और बाकी विदेशों के थे। विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं या विदेशी लोग भी उनमें से कुछ थे। तो ये पूरा है अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी, जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल 26 दिन तक फॉलो किया एवरेज। कुछ लोगों ने 15 दिन तक किया, कुछ लोगों ने हो सकता है 1 महीना किया हो, लेकिन एवरेज बात कर रहा हूं। तो उनमें जो इंप्रूवमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं इनमें बच्चों में 78% मेल थे इस वाले ऑब्जर्वेशन स्टडी में और 22% फीमेल थे। ये समझना होगा कि फीमेल को ऑटिज्म या एडीएचडी न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल। ऐसा इतिहास में देखा गया, पिछले 10-20 सालों में देखा गया है। यानी कि 25% फीमेल हैं इस दुनिया में जो डायग्नोस्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं और 75% 75% मेल हैं। तो इस वाले ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी हमने यही पाया और आपके ग्रुप के ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी आप देखेंगे, जो कि इस वीडियो के बाद आपके ग्रुप का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने 16वें दिन में किया था, वो ऑब्जर्वेशन स्टडी भी मैं इसी वीडियो के साथ डाल रहा हूं। उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे लगभग रेशियो यही निकल के आएगा जो कि हमने पिछले ग्रुप में भी और उससे पिछले ग्रुप में भी देखा था कि मेल्स आर ऑलवेज 3 टाइम मोर देन द फीमेल्स ऑन एवरेज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें एक और चीज जो कॉमन दिखती है हर बैच में कि अधिकतर जो बच्चे वो 6 से 10 साल के बीच में होते हैं। इस वाले ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी यही है और आपके ग्रुप के ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी सेम है। 57% आर बिटवीन 6 to 10 और सबसे कम परसेंटेज वाले होते हैं वो 16 साल से ज्यादा वाले होते हैं। इस ग्रुप में 4% है, आपके ग्रुप में बहुत थोड़े से हैं। यानी कि जो प्रेजेंट ग्रुप चल रहा है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, इस ग्रुप में बड़े थोड़े से हैं। कारण ये कि आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले तो ऑटिज्म एडीएचडी नामो निशान था ही नहीं, दुनिया में नहीं था। लेकिन पिछले 30 साल में कुछ ऐसा हुआ कि ऑटिज्म एडीएचडी की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ती गई और उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वैक्सीनेशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों पे लगाए जाने वाली वैक्सीन बढ़ती गई, जैसे जैसे बच्चों को ज्यादा दवाइयां देने लगे, इस तरह की प्रैक्टिस हो गई। याद कीजिए हमारे टाइम पे पीडियाट्रिशियन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। एक जनरल डॉक्टर होता था, वो सभी को देखता था। और अब तो बच्चों के दांतों के अलग डॉक्टर हैं, बच्चों के कानों के अलग डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर तो हैं ही हैं पीडियाट्रिशियन, लेकिन उसमें भी कई स्पेशलाइजेशन हो गया। तो इससे होता क्या है कि हर बच्चे को ज्यादा बिना मतलब के दवाइयां दी जा रही हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जितना आप केमिकल बच्चों में भरेंगे उतना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ेंगे। तो वैक्सीन तो पहली बात है ही है। फास्ट फूड भी, जो कि हमारे जमाने में बहुत रेयरली हुआ करता था, अब बच्चे फास्ट फूड पे ही पलते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, अब मोबाइल में ही बच्चे घुसे रहते हैं एक तरह से। तो ये सारे फैक्टर्स जो पहले नहीं थे आज से 30 साल पहले, जो अब हैं, बहुत ही ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है और उसी रफ्तार से ऑटिज्म और एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट है। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में ट्रंप ने 22 सितंबर 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनके देश में हर 12 में से एक लड़की की बात कर रहा हूं, ऑटिस्टिक है, 12 में से एक। यानी कि मामला बहुत ही गंभीर है। यानी कि रास्ते में चलते फिरते 10-15 बच्चे मिल जाएंगे तो उनमें एक ऑटिज्म का पेशेंट मिल जाएगा आपको। यूएस की बात कर रहा हूं, लड़का मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात तो है ही। और उसको ठीक करने के लिए अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक नई घोषणा की कि उनके देश में बच्चों में लगने वाली जो वैक्सीन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी, 72 शॉट्स, राइट, और उसको घटा के सिर्फ अब 11 वैक्सीन तक ही कर दिए, 72 से घटा के। और कारण क्लियरली बताया कि उन्होंने ये पाया कि वैक्सीन आर द मेजर कॉज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्लियर शब्दों में बताया, क्लियर शब्दों में। और ये सारी बातें मैंने इस किताब में डाला है, आपने पढ़ा भी होगा, राइट।
तो अब दुनिया की आंखें खुल रही हैं, उनको पता चल रहा है कि बच्चों में इतने ऑटिज्म क्यों हो रहा है। कारण बड़ा साफ है, जो मैंने आपको बताया। उन कारणों को कैसे कम किया जाए, इस तरफ देश काम कर रही है, दुनिया काम कर रही है। हमारा देश काम करे ना करे, हमारे जो आसपास के सो कॉल डॉक्टर काम करे ना करे, लेकिन आपको ये काम करना अपने बच्चे के लिए। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर किसी भी रूप में कोई केमिकल जाए ना, चाहे वो इंजेक्ट करके वैक्सीन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, या मुंह से कोई एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक के रूप में जाए ही ना। और ना जाए तो क्या करें, बच्चे को अलग अलग बीमारी में, बुखार हो जाए तो क्या करना है, खांसी हो जाए तो क्या करना है, जुकाम हो जाए तो क्या करना है, पेट में दर्द हो जाए तो क्या करना है, फिट्स पड़ जाए तो क्या करना है, या अस्थमा अटैक हो तो क्या करना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और ये सारी ट्रेनिंग के डिटेल्स इस किताब में भी हमने डाले ही हैं। तो यानी कि कोई भी परिस्थिति आती, मेडिकल इमरजेंसी आती बच्चों के लिए, तो अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। याद रखिए, ये जो मैं सॉल्यूशन हमने बताया, नेचर से जुड़े हुए सॉल्यूशन, कि किसी बच्चे को फिट्स पड़ जाए, कोई बेहोश हो जाए तो क्या क्या करना है, तो वो ना केवल फास्ट है बल्कि सेफ है, एंड इट इज इजी टू डू, घर के सामान से ही हो सकता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसी मेडिकल सिचुएशन में, तो वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई दवाई देंगे, और दवाई देते ही जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा एग्रेवेट हो ही जाते हैं, जो आपने पहले भी देखा है। तो खैर, यहाँ पे आगे चलते हैं। इस वाले 1001 बच्चों में जो कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो 0 वोल्ट थेरेपी 59% बच्चों नहीं फॉलो कर पाए या पेरेंट्स करा पाए, और सबसे ज्यादा नीम थेरेपी पेरेंट्स फॉलो करा पाए, 89%, राइट। यानी कि इस वाले ग्रुप में भी, आपके ग्रुप में भी आप देखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने किया है, वो ऑब्जर्वेशन स्टडी मैंने आपको इसी वीडियो के साथ मैं भेज रहा हूं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बच्चों को आसानी से फॉलो करने वाला वो नीम थेरेपी है। अनलाइक कि हमें लगता है कि एट द फेस ऑफ इट कि नीम बच्चे कैसे खाएंगे, वो तो बिटर होता है, खाने का टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन आपने देखा कि बच्चों में एक्सेप्टेंस नीम के लिए ज्यादा है इन कंपैरिजन टू DIP डाइट, इन कंपैरिजन टू कोकोनट या प्रोबायोटिक ड्रिंक। प्रोबायोटिक ड्रिंक घर में बनाना होता है, बना के रखना होता है, रोज बनाना है, कई सारे पेरेंट्स शायद नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए ये 1001 बच्चों का जो ऑब्जर्व स्टडी है, इसमें प्रोबायोटिक ड्रिंक 71% ही फॉलो हो पाया, काफी बच्चों में फॉलो नहीं हो पाया। जब मैं 71% बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30% लोगों ने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये कि काफी पेरेंट्स ने आधा अधूरा फॉलो किया। किसी ने बोला हमने 30% फॉलो किया, कभी दे पाए कभी नहीं दे पाए। किसी ने बोला हमने 100% फॉलो किया, हर दिन दिया, दिन में 2 बार दिया। तो जब एवरेज निकाला तो दैट इज 71%। इस तरह से ये एवरेज निकला है। तो खैर, अगर 26 दिन तक ऑन एवरेज बच्चों को ये फॉलो कराया जाए, और एवरेज जो फॉलो कराया गया वो लगभग 71% ही कैन प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाए, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, जो ये हमने देखने की कोशिश की 1001 बच्चों में भी और आपके बैच में भी। आपके बैच का रिजल्ट तो मैं साथ में ही इस वीडियो के दे ही रहा हूं। तो खैर, यहाँ पे जो प्राइमरी सिम्टम है, प्राइमरी सिम्टम हम उन सिम्टम को कहते हैं, आपने कैन ट्रैकर डायरी में भी ये भरा ही है, जो क्लासिक सिम्टम है जिसके बेसिस पर ऑटिज्म ADHD डायग्नोस होता है, राइट। तो वो सिम्टम्स जो कि मुख्य आधार है ये डिसाइड करने का कि बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं, उसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी सिम्टम्स। उन सिम्टम की अगर बात करें, तो अगर यहाँ पे देखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो एक सिम्टम है जो बहुत ज्यादा बच्चों में होती है, इस वाले 1001 बच्चों में 88% बच्चों में हमसे जुड़ने से पहले ही ये सिम्टम थे। 88% बच्चों में उनके पेरेंट्स ने बताया। लेकिन जब उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो 49%, लगभग आधे बच्चों का ऑन एवरेज बोल रहा हूं, इसका मतलब समझिए, मतलब ये कि किसी पेरेंट ने बोला हमारे बच्चे का आई कांटेक्ट करीब 40-50% ठीक हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं, कभी कभी आई कांटेक्ट बनाता, कभी नहीं बनाता है। कोई पेरेंट ने बोला हमारा बच्चे का ठीक ही नहीं हुआ, कोई पेरेंट ने बोला 100% आई कांटेक्ट ठीक हो गया। तो एवरेज जो निकल के आया वो निकल के आया 49%। यानी कि इससे आपको एक क्लू मिलता है कि आई कांटेक्ट कैन प्रोटोकॉल से ठीक होता है, भले किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता हो, किसी को थोड़ा कम समय लगता हो। एक इसमें जो ज्यादा चिंता रहती है पेरेंट्स को, वो है हाइपर एक्टिविटी में, खासतौर पे ADHD के बच्चों को। तो इस ग्रुप में 1001 बच्चों का जो ग्रुप है, जो 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच का ग्रुप्स थे, उसमें 84% पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता थी कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। तो उसमें 43% इंप्रूवमेंट है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी काफी कम हो गई।
मतलब ये कि बच्चा एक जगह बैठने लगा, कंसंट्रेट करने लगा, बार बार अनप्रिडिक्टिवली इधर उधर भागने से अब भागता नहीं है। तो दैट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे भी निकले उसी बैच में 1001 में जिनकी हाइपर एक्टिविटी उतनी ठीक नहीं हुई, लेकिन उससे ये इंस्पिरेशन मिलती है अगर काफी बच्चों का काफी सुधर गया है तो जिनका नहीं सुधरा उनमें भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो इसी तरह से अगर आप देखें डिलेड स्पीच एक सबसे बड़ी चिंता पेरेंट्स की होती है, उन पेरेंट्स में जिनके बच्चों में स्पीच आई नहीं या बहुत कम आई है, बहुत अपने एज के हिसाब से उतना नहीं बोलते। तो ये जो 1001 बच्चे हैं इनमें जो रिपोर्टिंग की गई हमसे जुड़ने से पहले 73% पेरेंट्स ने बोला उनके बच्चों में डिलेड स्पीच है, तो बोल ही नहीं पा रहे या उतना नहीं बोल पा रहे जितना कि उनकी उम्र के बोलते हैं। और जब उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो 32% इंप्रूवमेंट देखा। 32% ये देखते हुए कि 71% ही फॉलो हुआ कैन प्रोटोकॉल, ये देखते हुए कि 26 दिन ही ऑन एवरेज फॉलो किया, 32% इज क्वाइट गुड। यानी कि एक आपको होप मिल गया कि अगर 32% इंप्रूवमेंट हो सकता है तो इसी को कंटिन्यूसली फॉलो किया जाए तो 100% भी आ सकता है। इनफैक्ट इसी ग्रुप में कई बच्चों का स्पीच 100% ठीक हो गया, एट द सेम टाइम कई बच्चों का स्पीच सिर्फ 10% ठीक हुआ, तो एवरेज जाके कहीं वो 32% में मिलता है। तो एक बात तो साफ है कि डिलेड स्पीच ठीक हो सकता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे सोशल डिफिकल्टीज, सोशल सेटिंग में ऐसे बच्चे फिट नहीं बैठते, दोस्त वगैरह नहीं बना पाते, तो वो 72% पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि हमारे बच्चे में ये दिक्कत है, और उनमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट थी वो 36% इंप्रूवमेंट थी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चे का कौन सा वाला फैक्टर पहले ठीक होगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात बताना आसान है कि हर बच्चे का जितने सारे इसमें सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम आज नहीं तो कल ठीक होंगे ही। अब टो वॉकिंग सारे बच्चों की समस्या नहीं है। इस वाले 1001 बच्चों में 41% पेरेंट्स ने ही रिपोर्ट किया कि उनके बच्चों में टो वॉकिंग की समस्या है, और इसमें 73% इंप्रूवमेंट है। मतलब अधिकतर बच्चों में 100% टो वॉकिंग खत्म हो गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर हैं जिनमें सिर्फ 30-40% ही टो वॉकिंग में इंप्रूवमेंट हुई। कभी टो वॉकिंग कम तो हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। तो एवरेज को नीचे लेके 73% तक एवरेज आ गया। तो इस तरह से इससे आपको ये पता चल रहा है कि इंप्रूवमेंट जितने सारे पैरामीटर्स हैं जिससे क्लासिकली ऑटिज्म या एडीएचडी को डायग्नोस किया जाता है, उन सारे पैरामीटर में इंप्रूवमेंट का स्कोप तो है, इंप्रूवमेंट होता है, हो सकता है, हुआ है। न केवल इस बैच में 1001 के, बल्कि आपके बैच में भी जो आप को ऑब्जर्वेशन स्टडी में भेज रहा हूं, जो 15 दिन बाद आपने भरा था, सारे पेरेंट्स ने भरा नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी बैच तो हमारा 5000 पेशेंट्स का था, लेकिन सारे पेरेंट्स भरते नहीं है कई सारे कारणों से। एक तो कई सारे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ टैबू, ठीक होने के बाद वो दुनिया को नहीं बताना चाहते कि भाई हमारे बच्चे में कोई दिक्कत थी। एक्चुअली ये समझना पड़ेगा, दिक्कत बच्चे में कभी भी नहीं थी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर बोर्न हेल्दी, खासतौर पे ऑटिज्म और एडीएचडी में। हाँ, डाउन सिंड्रोम में बच्चा पैदाइशी डाउन सिंड्रोम होता जरूर है, सेरेब्रल पाल्सी में भी ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन एडीएचडी ऑटिज्म में तो पैदा होने के बाद ही, बिकॉज ऑफ जिस तरह से हम बच्चे को ट्रीट करते हैं, चाहे वो वैक्सीन से, चाहे वो अधिक एंटीबायोटिक से, तो कई बच्चे उसे झेल नहीं पाते, ऑटोइम्यून रिएक्शन बॉडी में हो जाता है, लीडिंग टू एक हेल्दी बच्चा हेल्दी पैदा होने के बावजूद भी आज इस परिस्थिति में आ गया। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, योर चाइल्ड वॉज हेल्दी। ये शर्म की बात तो सोसाइटी को होनी चाहिए, समाज को होनी चाहिए कि उन्होंने बच्चे की परवरिश ऐसी कर दी, ऐसा ताना बाना बना दिया, जिसमें सबसे बड़ा रोल तो डॉक्टरों का ही है कि और मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री का है कि उन्होंने इस तरह से कर दिया कि हेल्दी बच्चे को यहाँ तक लेके पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी कई सारे पेरेंट्स एज ए पार्ट ऑफ द टैबू वो अपने बच्चे को ठीक हो गए। तो अब दुनिया के सामने इस तरह का ऑब्जर्वेशन स्टडी आए, हालांकि इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में हमने किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये सब डिस्क्रीट रहे, किसी को पता ना चले कि पहले उनके पास्ट क्या रहा है।